नमस्कार। आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.30। तो एग्जाम्पल है, प्रदर्शित कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन निम्न अनुक्रम दो को विस्तृत होता है। जहाँ अनुक्रम है एक्स एन, जहाँ एक्स वन इक्वल टू रूट टू और एक्स एन प्लस वन बराबर है रूट टू एक्स एन के। देखिए, आपको सिद्ध करना है कि अनुक्रम दो को विस्तृत होता है। दो को अभिसारित होने के लिए हम पहले तो सिद्ध करेंगे कि अनुक्रम अभिसारी है। अभिसारी के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसकी जांच करेंगे एकदिष्ट वर्तमान या ह्रासमान होने के लिए। तो वर्तमान या ह्रासमान की जांच करेंगे यहाँ पर। तो वर्तमान और ह्रासमान की जांच देखो किस प्रकार से करेंगे। जो एक्स एन प्लस वन है ये रूट टू एक्स एन के बराबर है। तो यहाँ से पहला पद तो आपको दे दिया गया है कि एक्स वन जो है रूट टू है, तो x1 तो आपके पास में आ गया रूट टू। अब आप लोग ज्ञात करेंगे x2 ज्ञात करने के लिए इसमें n का वैल्यू 1 कर दीजिए। n का वैल्यू 1 करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा रूट टू x1, और x1 का वैल्यू आप पुट करेंगे रूट टू, तो ये आ जाएगा रूट टू, और x1 का वैल्यू आपके पास में है रूट टू। इनके दोनों के अगर हम कंपैरिजन करें कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा पद है और छोटा पद कौन सा है, तो देखिएगा भाई, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो रूट टू होता है 1 से बड़ा होता है। और अब इसके दोनों पक्षों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा टू रूट टू ग्रेटर देन 2, और दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल कर दिया जाए तब आप लोग देखेंगे कि रूट टू ग्रेटर देन रूट टू। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये तो देखो रूट टू, ये तो आपके पास में क्या बन गया, दूसरा पद, यानी कि x2 ग्रेटर देन ये जो रूट टू है ये आपके पास में क्या है, पहला पद है, यानी कि x1। तो x2 ग्रेटर देन x1। अब x2 ग्रेटर देन x1 का मतलब क्या हुआ, वर्तमान। भाई n का मान बढ़ रहे हैं पर n का मान बढ़ रहे हैं तो फलन वर्तमान होना चाहिए। लेकिन हम एक या दो पदों की सहायता से नहीं बता सकते कि ये वर्तमान है या ह्रासमान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करेंगे। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे करेंगे, देखो n का वैल्यू जब 1 और 2 लिया तो आपको वर्तमान दिख रहा है। तो मान लिया कि सपोज एक्स आर माइनस वन लेस देन है एक्स आर से, ठीक है। अब अगले स्टेज में आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग प्रूव कर सकते हैं यहां से कि एक्स आर लेस देन एक्स आर प्लस वन, अब अगर इसकी सहायता से आप लोग इसको प्रूव कर देते हैं तो हम कहेंगे कि जो फलन है एकदिष्ट वर्तमान है। तो देखो एक्स आर माइनस वन लेस देन एक्स आर है। तो अब आपको अगला पद बनाना है इनसे दोनों से। तो अगला पद बनाने के लिए देखो यहाँ जो एक्स एन प्लस वन है ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है रूट टू एक्स एन, जिसके दोनों पक्षों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों पक्ष को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स आर माइनस वन लेस देन टू एक्स आर। दोनों पक्षों का वर्गमूल भी कर दीजिए। वर्गमूल हम जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा रूट टू एक्स आर माइनस वन लेस देन रूट टू एक्स आर। और अब देखिएगा भाई, जैसे ही यहाँ पर एक्स एन है तो ये एक्स एन प्लस वन बनता है। तो यहाँ अगर एक्स आर माइनस वन है इसका मतलब ये क्या बनेगा आपके पास में, एक्स आर लेस देन, और ये वाला जो रूट टू एक्स आर है इसी डेफिनेशन से ये आपके पास में बन जाता है एक्स आर प्लस वन, ठीक है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से हम लोग कहेंगे कि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन, क्योंकि आप देखो ऐसे देख रहे हो एक्स आर माइनस वन लेस देन एक्स आर को आपने सत्य माना तो परिणाम आपको मिला एक्स आर लेस देन एक्स आर प्लस वन। इसलिए हम कहेंगे कि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। और इस डेफिनेशन का मतलब आप जानते हैं कि फलन सॉरी अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान है। तो हम कहेंगे कि इसलिए अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान है। अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान है। अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान है। तो वर्तमान हमने कर दिया है।
वर्तमान के बाद में हम लोग करते हैं परिबद्ध की जांच। अब परिबद्ध की जांच करने के लिए देखो, परिबद्ध का मतलब आपको इस अनुक्रम का अधिकतम और न्यूनतम मान देखना है। अब चूंकि आप लोग देख चुके हैं कि फलन है एकदिष्ट वर्तमान, और एकदिष्ट वर्तमान में जो पहला पद होता है यानी कि x1 वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि आगे वाले पद तो उससे बढ़ते जाते हैं। तो x1 यानी कि पहला पद सबसे छोटा होगा, यानी कि इसका न्यूनतम मान जो है वो तो क्या जाएगा, √2। अब अधिकतम मान की ओर चर्चा करते हैं लोग। अगर अधिकतम मान भी आपको मिल जाए तो हम कहेंगे कि जो अनुक्रम x है ये परिबद्ध है। तो अधिकतम मान के लिए देखिएगा, चूंकि जो x1 है, पहले पद की बात कर रहे थे, इसको भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे तो देख सकते हैं √2 है, तो मैं सीधा सीधा कंपैरिजन 2 से कर लेता हूं इसकी। तो √2 का आप लोग देख सकते हैं बड़े आसानी से, 2 से तो छोटा ही है। अब x1 2 से छोटा है तो फिर बीच में कोई एक व्यापक स्थिति में सत्य मान लेते हैं। माना कि सपोज r जो पद है xr, ये भी 2 से छोटा है, ठीक है ना। तो xr <2 कर लिया। अब इससे अगला पद यानी कि xr+1, अगर वो भी <2 आ जाए, इसका मतलब n के प्रत्येक मान के लिए जो अनुक्रम का पद होगा xn 2 से छोटा होगा। तो xr<2 आपने सत्य मान लिया है, तो इसको हल करके अगला पद बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके लिए देखो xr को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये हो जाएगा 2, xr यहाँ पर हो जाएगा 4, और दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिएगा। तो √2 xr <4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। अब √2 xr को देखिए जरा, √2 xn क्या बनता है, xn+1, तो ये आपके पास में जाएगा xr+1, और ये लेस आ गया 2 से, ठीक है। तो हमने जैसे ही xr<2 लिया तो हमने पाया कि xr<2 है। इसका मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से xn<2 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि n के प्रत्येक मान के लिए xn 2 से छोटा है। तो xn आपके पास में आ गया 2 से छोटा, ठीक है। तो और xn<2 का मतलब ये हो गया कि देखो जो न्यूनतम मान है वो √2 आ गया, और अधिकतम मान आपके पास में आ गया 2। इसका मतलब आप लोग लिख सकते हैं कि जो √2 है, √2 xn, xn का मान √2 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा होगा, <2 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो अनुक्रम xn है ये परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है। अब देखिए अनुक्रम को, आप लोग एकदिष्ट वर्तमान कर चुके हैं और आप लोग परिबद्ध भी इसको कर चुके हैं। तो अनुक्रम एकदिष्ट वर्तमान भी है और परिबद्ध भी है, इसलिए हम कहेंगे कि अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है। अभिसारी है तो आपको सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम है 2 को अभिसरित होता है, यानी भी ज्ञात करना है इसकी लिमिट है, और वो लिमिट आ जानी चाहिए 2। तो अभिसारी है तो माना कि xn का लिमिट j है, माना लिमिट xn इक्वल टू j। अब आप जानते हैं कि जो लिमिट होती है यूनिक राशि होती है, अद्वितीय राशि हुआ करती है। तो xn का लिमिट अगर j है, इसका मतलब xn+1 का जो लिमिट है ये भी j होगा। तो लिमिट xn+1 इक्वल टू j, xn+1 का लिमिट भी j आ गया। और देखिएगा ये आपको पता है पहले से कि जो xn+1 है ये बराबर है √2 xn के। अब दोनों पक्षों का लिमिट कर दीजिए, इसका दोनों पक्षों का लिमिट आप लोग जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट xn+1 इक्वल टू √2 लिमिट xn, ठीक है। वैल्यू पुट करेगा, xn+1 का जो लिमिट है j है, तो ये हो जाएगा j इक्वल टू √2, और xn का जो लिमिट है ये आपके पास में j है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए,
दोनों पक्षों का वर्ग जब हम करेंगे तो j स्क्वायर इक्वल टू 2j और j स्क्वायर माइनस 2j इक्वल टू 0। j को कॉमन ले लीजिएगा तो j माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो j इक्वल टू 0 आएगा या j इक्वल टू 2 आएगा। अब लिमिट कौन सा होगा उसको देखिए जरा ध्यान से। j इसका लिमिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने अभी अनुक्रम के लिए देखा कि अनुक्रम का जो मान है प्रत्येक पद है वो रूट 2 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, इसलिए इसका जो लिमिट आएगा ना वो रूट 2 से छोटा नहीं हो सकता और 2 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो लिमिट है वो 2 कितना होगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो j है j इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि अनुक्रम xn 2 को अभिसरित होता है। इसलिए अनुक्रम xn 2 को अभिसरित होता है। अनुक्रम xn 2 को अभिसरित होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 31 सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां x1 इक्वल टू 1 है और xn प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3xn बटा 3 प्लस 2xn है यदि n ग्रेटर देन 1 हो। तो सिद्ध करना है कि अभिसारी है और इसकी सीमा ज्ञात कीजिए। देखिए पहला तो हम अभिसारी सिद्ध करेंगे इसको। अभिसारी के लिए हम जांच करेंगे सबसे पहले तो वर्तमान या ह्रासमान की। तो चूंकि x1 यहाँ आपके पास में 1 है, अब x2 ज्ञात करिए। x2 इक्वल टू n के स्थान पर 1 कर दीजिए, x2 आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 x1 बटा 3 प्लस 2 x1। ठीक है, x1 का वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 x1 का जो वैल्यू है 1 है तो ये 4 प्लस 3 हो जाएगा और बटा में 3 प्लस 2 बन जाएगा। तो 4 और 3 7 और बटा 3 और 2 5। ठीक है, तो x1 को आपने देखा 1 है, x2 आपके पास में 7 बटा 5 है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो 1 है ये 7 बटा 5 से छोटा है, यानी कि x1 लेस देन x2। तो देखने पर हमें दिख रहा है ये वर्तमान, लेकिन केवल 2 पदों की सहायता से हम इसको वर्तमान नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से करने के लिए हम किसी एक कंडीशन में सत्य मान लेते हैं। तो माना कि x r माइनस 1 लेस देन x r है, या इसका मतलब ये हो जाएगा कि x r माइनस 1 माइनस x r लेस देन 0। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा सिद्ध कर दें कि x r लेस देन x r प्लस 1, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से आप लोग कह देंगे कि n के प्रत्येक मान के लिए x n लेस देन x n प्लस 1 होगा। तो अब इसको प्रूव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब इसको करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पदों का अंतर कर लेते हैं। तो दोनों पदों का अंतर कर लेते हैं, तो x r माइनस x r प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो जो x r है इसको आप यहां से लिख लीजिएगा जैसे x n प्लस 1 को लिखा है। तो जब x r को लिखेंगे तो देखो जब n प्लस 1 है तो यहाँ n है, यानी कि एक कम है ना, तो जब x r है तो यहाँ r माइनस 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा 4 प्लस 3 x r माइनस 1 बटा 3 प्लस 2 x r माइनस 1 माइनस x r प्लस 1। इसको भी यहाँ से लिख लीजिएगा, तो ये आपके पास मिल जाएगा 4 प्लस 3 x r बटा 3 प्लस 2 x r इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए ना दोनों पक्षों का। तो दोनों का जैसे एलसीएम आप लोग लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 x r माइनस 1 और इंटू 3 प्लस 2 x r। ठीक है, तो अब जैसे ये एलसीएम लोगे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 4 प्लस 3 x r माइनस 1 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 प्लस 2 x r माइनस, यहाँ से आपके पास में आ गया 4 प्लस 3 x r
और इंटू ये वाला कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1। ठीक है, और अब इसको हल करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं क्या बनता है। तो करते हैं मल्टीप्लाई इसको, तो देखते हैं क्या बनेगा। ये इक्वल टू, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले आ जाएगा 12, फिर 4 को उससे कर दोगे तो 8 एक्स आर प्लस 9 एक्स आर माइनस 1, और फिर आ जाएगा 6 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, फिर माइनस, अब इनको दोनों को करिए मल्टीप्लाई तो सबसे पहले आ जाएगा 12, फिर ये आपके पास मिल जाएगा 8 एक्स आर माइनस 1, तो प्लस 8 एक्स आर माइनस 1, इसके बाद में आ जाएगा 9 एक्स आर, तो प्लस 9 एक्स आर, और फिर बनेगा 6 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। ठीक है भाई, हल करते हैं इसको, देखिए क्या बनेगा। और ये बटा में जो है इसको तो आप एज इट इज लिख दीजिएगा, 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1 और इंटू 3 प्लस 2 एक्स आर, 3 प्लस 2 एक्स आर इक्वल टू, हाँ भाई ये प्लस के 12 है, ये माइनस के 12 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद में एक्स आर को देखिएगा, ये तो है 8 और यहाँ हो गए 9, यानी कि माइनस का एक्स आर आपके पास में बचेगा। और एक्स आर माइनस 1 को अगर हम देखें तो कितने बचे भाई, ये तो 9 है, और यहाँ ये वाले माइनस के 6 हैं, तो 9 सॉरी ये नहीं है, ये वाला है आपके पास में, तो प्लस के 9 और माइनस के 8, यानी कि प्लस का 1 बचेगा एक्स आर माइनस 1। इसके अलावा ये प्लस के 6 हैं और ये माइनस के 6 होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास में बचता है, और बटा 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1 और इंटू 3 प्लस 2 एक्स आर इक्वल, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर और बटा 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 एक्स आर। अब इसका जो वैल्यू है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि जो एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर है ये लेस देन 0 है, इसको आपने कर दिया है यहाँ लेस देन 0, और लेस देन 0 तो इसका वैल्यू आपने पुट कर दिया, और ये जो हल कर रहे थे आप लोग वो इसी को हल कर रहे थे ना, यानी कि इसका मतलब ये हो गया आपके पास में कि एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 1 ये आ गया लेस देन 0। तो इसके दोनों पक्षों में अगर एक्स आर प्लस 1 को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स आर लेस देन एक्स आर प्लस 1। इसलिए अब हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो अब गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से हम लोग कहेंगे कि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस 1 फॉर एज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि अनुक्रम एक्स एन एक विशिष्ट वर्गमान है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन एक विशिष्ट वर्गमान है। अनुक्रम एक्स एन एक विशिष्ट वर्धमान है, और वर्धमान के बाद में अब हम जांच करेंगे परिबद्ध की। तो परिबद्ध की जांच करने के लिए देखिएगा भाई फलन जो है एक विशिष्ट वर्धमान है, और वर्धमान में आप लोग जानते हैं कि जो पहला पद होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि अनुक्रम का जो न्यूनतम मान होता है वो पहला पद होता है। ठीक है, तो पहला पद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1, ये तो इस अनुक्रम का न्यूनतम मान हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे अधिकतम मान की। अधिकतम मान और मिल जाएगा आपको, तो अनुक्रम हो जाएगा परिबद्ध। तो अब अधिकतम मान को देखते हैं हम लोग। अधिकतम मान के लिए देखिएगा x1 जो है 1 है आपके पास में, x2 आपके पास में आ गया 7/5, 7/5 2 से तो छोटा ही है। तो इसको भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत से कर लेंगे। माना जैसे देखिएगा आपने दो पदों की जांच कर ली, पहला पद 2 से छोटा है, दूसरा पद 2 से छोटा है, फिर बीच में एक व्यापक पद को हम 2 से छोटा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो r का पद है ये 2 से छोटा है, माना कि xr लेस देन 2 है। अब अगर xr+1 लेस देन 2 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि जो अनुक्रम का प्रत्येक पद है वो 2 से छोटा होगा। तो इसको करने के लिए देखो xr लेस देन 2 है, इसका मतलब ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि जो xr - 2 होगा ये हो जाएगा लेस देन 0, दोनों पक्षों में से 2 घटाते हैं। अब चूंकि हमें xr+1 की जांच करनी है तो xr+1 में से 2 घटा देते हैं, ठीक है। xr+1 - 2 कॉल करिएगा तो xr+1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिएगा। xr+1 को आप लोग क्या लिखोगे, देखो 4 + 3 xr बटा 3 + 2 xr और ये -2, एलसीएम ले लीजिएगा दोनों का और हल कर लीजिएगा। तो xr+1 - 2 इक्वल टू एलसीएम आपके पास में जाएगा 3 + 2 xr, तो 3 + 2 xr ये एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम होगा तो ये कैंसिल होने पर यहाँ से ऊपर से आएगा 4 + 3 xr, 4 + 3 xr और फिर माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस के 6 और माइनस हो जाएगा 4xr। अब इसको हल कर देंगे, देखिएगा x 4 - 6 ये तो आपके पास में माइनस के 2 आ गए और ये 3 - 4 माइनस का xr आपके पास में आ गया और बटा 3 + 2 xr। अब इसको आप लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं, इसका चिन्ह नेगेटिव आ रहा है यानी कि लेस देन 0, यानी ये जो xr+1 - 2 था ये लेस देन 0 आ गया। अब इसके दोनों पक्षों में 2 जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो xr+1 लेस देन 2, ठीक है। तो देखिएगा हमने माना कि xr लेस देन 2 और फिर आपने परिणाम प्राप्त किया कि xr+1 लेस देन 2, इसका मतलब क्या होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से xn लेस देन 2 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो 2 से छोटा ही होगा। इसका मतलब आपने क्या देखा कि अनुक्रम का जो न्यूनतम मान है वो तो 1 था, तो 1 लेस देन इक्वल देन xn और 2 से छोटा आ गया तो दोनों को चिपका के एक साथ लिख दिया। इसका मतलब अनुक्रम xn परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है, अनुक्रम xn परिबद्ध है। इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है, ठीक है भाई। अनुक्रम आपके पास में आ गया परिबद्ध और एकदिष्ट वर्धमान आप इसको पहले से कर चुके हैं, तो आपने देखा कि फलन एकदिष्ट वर्धमान भी है और परिबद्ध भी है। तो एकदिष्ट वर्धमान भी है, परिबद्ध भी है, इसलिए हम कहते हैं कि अनुक्रम अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, अनुक्रम xn अभिसारी है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि अनुक्रम अभिसारी है। तो अभिसारी हो गया। अब ज्ञात करेंगे इसकी सीमा यानी कि लिमिट, अब इसकी ज्ञात करेंगे हम लोग। तो इसका जो लिमिट है वो मान लिया सपोज j है, तो माना लिमिट xn इक्वल टू j, और आप जानते हैं कि जो सीमा होती है एक अद्वितीय राशि होती है, इसका मतलब xn का लिमिट अगर j है तो xn+1 का जो लिमिट है ये भी j होगा, तो लिमिट xn+1 इक्वल टू j।
और चूंकि एक्स एन प्लस वन तो आपको दिया गया है यहाँ, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू है 4 प्लस 3xn बटा 3 प्लस 2xn। अब इसके दोनों पक्षों का लिमिट आप लोग कर लीजिए भाई। दोनों पक्षों का लिमिट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से आ जाएगा लिमिट एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 4 प्लस 3 लिमिट एक्स एन बटा 3 प्लस 2 लिमिट एक्स एन। ठीक है ना, ये तो अचर राशि है, 4 और 3 तो 3 और 2, तो अचर राशि का लिमिट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जो एक्स एन प्लस वन का जो लिमिट है ये आप देख चुके हैं क्या है, जेड, तो वैल्यू पुट करो जेड इक्वल टू 4 प्लस 3। अब एक्स एन का जो लिमिट है ये भी आपके पास में जाएगा और बटा 3 प्लस 2, यहां से सेक्स एन का जो लिमिट है ये फिर से जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों को। क्रॉस मल्टीप्लाई जब अपन करते हैं तो 3z प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3z। व्यवस्थित कर लीजिए समीकरण को, द्विघात समीकरण बनेगा j में। अब j में अगर द्विघात समीकरण बनेगा तो 2z स्क्वायर और 3j हो जाएगा यहाँ कैंसिल, तो बचे आपके पास में 4, तो 2j स्क्वायर इक्वल टू 4 देन j स्क्वायर इक्वल टू 2 और दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो j इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब j का मान प्लस रूट 2 होगा या माइनस रूट 2 वो आप लोग देखिएगा। जब हमने अनुक्रम को परिबद्ध किया तो हमने देखा इसका जो न्यूनतम मान है अनुक्रम का वो 1 है, अधिकतम 2 है, इसलिए जो लिमिट होगा 1 से छोटा नहीं हो सकता और 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो और दोनों पॉजिटिव है ना, और दोनों राशि धनात्मक थी, तो यहाँ पर जो j का मान है वो धनात्मक होगा, तो यह आ जाएगा रूट 2। इसलिए जो लिमिट एक्स एन है यानी अनुक्रम की जो सीमा है ये आपके पास में कितनी आएगी भाई, रूट 2।